हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट नंबर 9। तो पिछले वीडियो में हमने आरएनए प्रोसेसिंग तक पढ़ लिया था और हमने देखा था कि जब एचएन आरएनए से एमआरएनए बनता है तो उसी प्रोसेस को हम क्या क्या बोलते हैं, आरएनए प्रसंस्करण या आरएनए प्रोसेसिंग। आज का अपना टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आनुवंशिक कूट या जिसे इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक कोड। ठीक है, अब अपन आज आनुवंशिक कूट के बारे में सीखेंगे। वैसे ये थोड़ा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और ये होता भी क्या है उसी को अपन आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करता है कि आनुवंशिक कूट या जेनेटिक कोड होता क्या है। देखिए, ये इस सिद्धांत पर कार्य करता है। आनुवंशिक कूट का यह सिद्धांत है कि एमआरएनए पर उपस्थित न्यूक्लियोटाइडों का अनुक्रम, ये याद रखना है, किस पर उपस्थित, एमआरएनए पर, किसका अनुक्रम, न्यूक्लियोटाइडों का। और वो प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल उपस्थित होते हैं, यानी कि प्रोटीन में उपस्थित अमीनो अम्लों को कोडित करे। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइडों का जो अनुक्रम है एमआरएनए पर, वो किसको कोडित करना चाहिए, अमीनो अम्लों को। ठीक है, ये किसका सिद्धांत है, आनुवंशिक कूट का। क्या सिद्धांत है कि एमआरएनए पर उपस्थित न्यूक्लियोटाइडों का अनुक्रम प्रोटीन में उपस्थित अमीनो अम्लों को कोडित करे या इनका कूट लेखन करे। हिंदी में इसके लिए क्या वर्ड आ जाएगा, कूट लेखन। क्या वर्ड आ जाएगा, कूट लेखन। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट आए थे मिस्टर गैमो। ठीक है, तो गैमो ने क्या बताया, गैमो ने बताया कि 20 अमीनो अम्लों को कोडित करने के लिए कितने जो कोडॉन है वो उपस्थित होने चाहिए, 64 कोडॉन उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, हाँ, और यहाँ से हमको ये भी बात पता चलती है कि अमीनो अम्ल कितने हैं भाई, 20। ठीक है, और उनको कोडित करने के लिए कोडॉन कितने होने चाहिए, 64 या 64। ठीक है, फिर अब कोडॉन क्या होता है, कोडॉन होता है 3 नाइट्रोजन क्षारों का अनुक्रम। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी है UAG, अगर जब 3 नाइट्रोजन क्षार आ गए तब इसको अपन क्या बोल देंगे, कोडॉन। AUG, ये भी क्या है, एक कोडॉन। ठीक है, तो और जो विशेष अमीनो अम्लों को क्या करते हैं, कोडित। ठीक है, इधर हमने लिखा है UUU, तो ये किसका करता है भाई, फेनिल एलेनिन का कूट लेखन करता है या फिर अब कोडित करता है। तो ये क्या है, एक कोडॉन, यानी कि 3 नाइट्रोजन क्षारों का समूह ही क्या कहलाता है भाई। ठीक है, कोडॉन कहलाता है। 3 नाइट्रोजन क्षारों का समूह ही क्या कहलाता है, कोडॉन। ओके, फिर हाँ, अब एक जो आनुवंशिक कूट है इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, विशेषताएं आपको आनी चाहिए, सवाल यहाँ से पक्का बनता है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, आनुवंशिक कूट की विशेषताएं। सबसे पहले तो आनुवंशिक कूट जो है वो त्रिक होता है। त्रिक का मतलब क्या है भाई, ट्रिपलेट, यानी कि ये 3-3 की फॉर्म में चलेगा। किसकी फॉर्म में चलेगा, 3-3, AUG UAG। और इसमें देखिए प्रकूट आनुवंशिक कूट त्रिक होता है। और इसमें किताब की एक और लाइन है जो कि 61 अमीनो अम्ल तो कूट लेखन करते हैं। 61 अमीनो अम्ल तो अलग अलग प्रकार के, ठीक है, जो सॉरी 61 प्रकूट है, जो 61 प्रकूट है वो तो 61 प्रकूट है वो विशेष अमीनो अम्लों का कूट लेखन करेंगे, विशेष अमीनो अम्लों का कूट लेखन करेंगे, कूट लेखन या फिर कोडित करते हैं। और तीन होते हैं स्टॉप कोडॉन। 3 क्या होता है भाई, स्टॉप कोडॉन, यानी कि वो किसी भी अमीनो अम्ल का कूट लेखन नहीं करते। ठीक है, उनको अपन क्या कहते हैं भाई, स्टॉप कोडॉन या रोध कूट, अवरोध कूट। ठीक है, तो वो हो जाएंगे क्या, स्टॉप कोडॉन। नेक्स्ट है अपना, हाँ, अब जो एक प्रकूट है, यानी कि एक है वो एक ही अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है। यस, ये इसकी एक विशेषता है कि जो एक प्रकूट है, एक आनुवंशिक कूट जो है वो एक ही अमीनो अम्ल का कूट लेखन करेगा, एक से ज्यादा का नहीं। इस कारण ये असंदिग्ध है, यानी कि इस पर कोई डाउट नहीं किया जा सकता, असंदिग्ध है और विशिष्ट है, स्पेसिफिक होता है। ठीक है, एक के लिए एक ही। ठीक है, लाइक ताला एंड चाबी, तो एक ताले के लिए एक ही विशेष चाबी होती है। ठीक है, इसलिए वो क्या हो गया, असंदिग्ध और विशिष्ट, स्पेसिफिक। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, कुछ अमीनो अम्लों का कूट लेखन है वो एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है। अब कुछ अमीनो अम्ल ही ऐसे हैं जिनका अनुलेखन है वो एक से अधिक प्रकूट द्वारा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अपहाशित। अपहाशित का मतलब होता है डीजेनरेटिव, यानी कि ये ऐसा मतलब थोड़ा बहुत चेंज भी हो जाता है। ठीक है, मतलब कि प्रकूट फिक्स है, प्रकूट एक है वो उसी को खोलेगा, लेकिन ये ताला ही खराब है, यानी कि जो अमीनो अम्ल है वही खराब है जो 2 या 2 से अधिक मतलब कोडॉन से मतलब कूट लेखन तो हो रहे हैं।
तो ये उनका प्रॉब्लम है। इसीलिए आनुवंशिक कूट कैसे होता है, डीजेनरेटिव। ठीक है, फिर प्रकूट जो होता है वो दूत आरएनए। अब ये दूत आरएनए क्या है, एम आरएनए। दूत आरएनए का मतलब क्या है भाई, एम आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। तो प्रकूट होते हैं वो दूत आरएनए में लगातार पढ़े जाते हैं या बीच में रुके हुए नहीं होते। यानी कि अगर ये ऐसे होंगे ए यू जी सी यू जी सी 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 जी जी जी, ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि ये लगातार पढ़े जाएंगे, इनके बीच में ना तो कोई कॉमा होगा ना कोई फुल स्टॉप, यानी कि ये पंक्चुएशन लेस होता है, इनके बीच में कोई भी निशान नहीं आता है। ठीक है, फिर पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, प्रकूट है वो लगभग कैसे हैं, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल है भाई, हर जगह पे लागू होंगे। चाहे हम छोटे से छोटे जीवाणु या बैक्टीरिया को भी ले लें, तो बैक्टीरिया या जीवाणु से लगाकर मनुष्य में, तो यू 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 जो है वो फेनिल एलेनिन अमीनो अम्लों का कूट लेखन करता है। यू 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 क्या है भाई, प्रकूट। यू यू क्या है, प्रकूट। और वो कौन से अमीनो अम्ल का कूट लेखन करता है, फेनिल एलेनिन। किसका करता है, फेनिल एलेनिन। ठीक है, फिर अब इसका एक एक्सेप्शन है भाई, अपवाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो प्रकूट होते हैं और प्रोटोजोआ में जो प्रकूट होते हैं वो क्या हो जाता है, थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं। तो अपवाद कौन है इसका, यहाँ से सवाल पूछा जाता है, किताब में दिया हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोजोआ के जो प्रकूट है वो मतलब कि सार्वभौमिक नहीं होते, यानी कि सेम नहीं होते। फिर लास्ट पॉइंट है एयूजी। अब एयूजी है वो दोहरा कार्य करता है, यानी कि डबल फंक्शनिंग निभाते हैं। तो दोहरा कार्य क्या करेंगे, एक तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन से अमीनो अम्ल का कूट लेखन करेंगे, मिथियोनिन। किसका करेंगे, मिथियोनिन अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हैं। और यहाँ प्रारंभक कूट के रूप में भी कार्य करते हैं। किसके रूप में कार्य करते हैं भाई, प्रारंभक कूट या स्टार्ट कोडॉन। इसको क्या बोलते हैं, स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, स्टार्ट कोडॉन। अब देखिए एयूजी क्या है, स्टार्ट कोडॉन, और तीन क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन। तो तीन स्टॉप कोडॉन कौन से हैं, मैं इधर अलग से लिख रहा हूं आपको, स्टॉप कोडॉन, या जिसे बोलते हैं रोध कूट, या जिसे हम कह सकते हैं अवरोध कूट। ओके, अब अवरोध कूट या रोध कूट या स्टॉप कोडॉन कौन कौन से होते हैं, UAG, UGA और UAA। ठीक है, तो ये तीनों क्या होते हैं भाई, स्टॉप कोडॉन। ये तीनों क्या होते हैं, स्टॉप कोडॉन। हाँ, इनको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक होता है, उल्लू आया गया। ठीक है, उल्लू गया आया और उल्लू आया आया। ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है इन तीनों को याद करने के लिए कि स्टॉप कोडॉन कौन से होते हैं। तो UAG, ठीक है, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया और उल्लू आया आया। तो इन तीनों उल्लुओं को आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, स्टॉप कोडॉन। और AUG क्या है, स्टार्ट कोडॉन। यानी कि अगर हम देखिए, जब आगे हम जब प्रोटीन संश्लेषण पढ़ेंगे, ऐसा होगा, ये एक mRNA है, UCG GG AUG, हाँ, CCG UAC UAG UCCC CC। ओके, मान लो आपको ये एक कोई सीक्वेंस दे दिया, अब बोले कि इसमें कितने प्रकूट होंगे, यानी कि कितने आनुवंशिक कूट होंगे। तो क्या अपन यहाँ से अब 3 गिनना स्टार्ट करेंगे, नहीं, हमें किसको ढूंढना पड़ेगा, स्टार्ट कोडॉन को। किसको ढूंढना पड़ेगा, स्टार्ट कोडॉन को, और वो कौन होता है, AUG। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें किसको ढूंढना पड़ेगा, AUG को। हाँ, ये मिला मेरे को AUG। इसके इधर वाला पार्ट को मैं काट दूंगा, ये मेरे किसी काम का नहीं है। तो AUG मिला, फिर मेरे को एंड में क्या ढूंढना है, स्टॉप कोडॉन। तो ये मिल गया, UAG। ठीक है, अब ये इधर का मेरे लिए कचरा है, ओके, मेरे लिए फालतू है। तो मैं क्या करूंगा, 1 2 और 3 स्टॉप कोडॉन किसी अमीनो अम्ल का कूट लेखन नहीं करते, इसको अपन नहीं गिनेंगे। तो 3 प्रकूट ही होंगे जो अमीनो अम्ल का क्या करेंगे, कूट लेखन। ये सवाल भी कभी पूछते हैं कि इसमें कितने प्रकूट है वो अमीनो अम्लों का कूट लेखन करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3, 1 2 और 3। ये AUG CCG और UAC।
ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई, स्टार्ट कोडॉन और स्टॉप कोडॉन। ठीक है, अब ये जो कोडॉन्स होते हैं, इन कोडॉन्स को समझने के लिए अपनी बुक में एक टेबल बना रखी है, वो टेबल आपको बना लेनी है। ठीक है, CAG और इधर भी UCAG। अब क्या करना है, एक के 4 बॉक्सेस बना लेने हैं। ठीक है, और इधर UCAG। ठीक है, और इधर भी हो जाएगा UCAG। अब देखिए कैसे होगा कि U को सबसे पहले U लेना, इधर U है, इधर भी U है, और फर्स्ट में कौन है, U, तो U। ठीक है, फिर है U, सेकंड ले लेते हैं उसका C, तो UC, फिर UA, UA, और U और G, और G। तो ये क्या हो जाएंगे चारों, तो इस प्रकार से अपने को आगे U, फिर ये हो गया, फिर अपन U के साथ में C को लेंगे, और फिर वो चारों, फिर U के साथ में A को लेंगे, और फिर वो चारों, इस तरीके से अपने को क्या मिल जाएंगे, सारे के सारे 64 कोडॉन्स। ठीक है, ओके, तो ये देखो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 और 4 64। इस प्रकार से अपने को ये कितने मिल जाएंगे, टोटल 64 कोडॉन्स। अब देखिए जो यू है वो FEH यानी कि फिनाइल एलेनिन को कोडित करता है। अब इसमें क्या है कि अपनी बुक में इस बार टेबल में शॉर्टकट में नाम दिए हुए हैं। ठीक है, फुल नेम अपने को नहीं दिए हुए हैं, तो फुल नेम अपने को एक तो जो बुक में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे कि यू फिनाइल एलेनिन को करता है, ये याद रखना है। और बाकी हम लोग 11th में जो चैप्टर पढ़ के आए हैं ये पहले ही, जैव अणु या बायोमोलिक्यूल्स, उसमें अपन ने सारे अमीनो अम्लों के नाम सीखे हैं। ठीक है, फिनाइल एलेनिन, सेरिन, हिस्टामिन, ठीक है, फिनाइल एलेनिन, लाइसिन, बहुत सारे, आर्जिनिन। ठीक है, ये सारे अपन ने देखे हुए हैं। बस ये याद रखना है कि स्टार्ट कोडॉन कौन सा है, AUG। स्टार्ट कोडॉन कौन सा है, AUG। और स्टॉप कोडॉन कौन है, 3 उल्लू। उल्लू को एक बार उल्लू आया, उल्लू गया, और उल्लू आया गया। बस ये अगर अपन ने याद रख लिए तो अपना इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकने वाला है। और इस टेबल को आप एक बार इसमें बुक में भी देख सकते हैं, जो ये इस तरीके से बनी हुई है। ठीक है, इसको भी आप साफ साफ देख सकते हैं अच्छे से, और इसको अच्छे से अपने नोट्स में भी लिख लेना है। ओके, नेक्स्ट अपना टॉपिक होने वाला है आरएनए के प्रकार या टाइप्स ऑफ आरएनए। अब देखिए आरएनए कौन कौन से प्रकार के होते हैं। आरएनए मोस्टली 2 प्रकार के हैं। एक तो है कि आनुवंशिक आरएनए जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, और एक अनानुवंशिक यानी कि आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करने के अलावा भी आरएनए होते हैं। तो देखिए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में तो किस किस में काम करते हैं हम जानते हैं। पहले तो कुछ वायरस ही होते हैं, कुछ विषाणु होते हैं, कुछ विषाणुओं में। ठीक है, तो कुछ विषाणुओं या वायरसेस में क्या करता है भाई, आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। ठीक है, फिर जीवाणुभोजी, जो जीवाणुओं को खाता है, जो विषाणु, वो क्या कहलाता है भाई, जीवाणुभोजी, और वो क्या है, एक आनुवंशिक आरएनए उसमें मिलेगा। और फिर क्या है, TMV। अब TMV क्या होता है, TMV होता है तंबाकू मोजैक वायरस। क्या होता है भाई, तंबाकू मोजैक वायरस। 11th में आपने जब क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण का चैप्टर पढ़ा होगा, तो जब हम बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई सारा पढ़ के एंड में जाते हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं, क्या होता है, TMV। ठीक है, तो TMV में क्या होता है भाई, तंबाकू मोजैक वायरस, और उसमें आनुवंशिक पदार्थ के रूप में क्या मिलता है, आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड या एकल रज्जुक आरएनए। अब देखिए नेक्स्ट है अपना अनानुवंशिक कौन कौन से होंगे, RRNA, mRNA, tRNA और SNRNA। तो ये चारों अपने कोर्स में दिए हुए हैं, और भी होते हैं बहुत सारे, लेकिन अपने कोर्स में ये 4 हैं, और 12th की NCERT की बुक ये 4 ही बताती है, तो अपन इन चारों को अलग अलग करके पढ़ लेंगे। तो सबसे पहला है RRNA या राइबोसोमल RNA। फुल फॉर्म्स याद रखनी है। ठीक है, तो राइबोसोमल RNA, इसकी क्या क्या विशेषता है, अपन फटाक से इसको एकदम से पढ़ लेंगे। ठीक है, छोटा ही है, अच्छे से एकदम स्लाइड पूरी बनी हुई है आपके सामने। तो RRNA सबसे बड़ा, सबसे स्थायी और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। RNA की सबसे पहली विशेषता ये है, सबसे बड़ा होगा, सबसे स्थायी होगा, और सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन, RRNA। और
फिर आरआरएनए राइबोसोम की संरचना बनाता है। अरे भाई नाम से ही पता चल रहा है राइबोसोमल, तो ये किसकी संरचना बनाएगा? राइबोसोम की। ठीक है। और फिर है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरआरएनए का जो निर्माण है वो किस में होता है भाई? केंद्रक द्रव्य में। किस में होता है? केंद्रक द्रव्य में। और अगर प्रोकैरियोटिक में अगर हम बात कर लें तो किस में होगा? कोशिका द्रव्य में, क्योंकि केंद्रक तो सुस्पष्ट होता ही नहीं है। ठीक है। ये क्या विशेषताएं थी? 3 विशेषताएं आपको आरआरएनए की ध्यान रखनी है। सिंपल और शॉर्ट में तरीके से आपने इसको लिख के लाए हैं। आरआरएनए की अगर आपने ये 3 विशेषता लिख दी, आपके 2 नंबर कोई नहीं काटने वाला है। ठीक है। सबसे बड़ा, सबसे स्थायी और सबसे अधिक मात्रा में राइबोसोम की संरचना बनाता है, और यूकैरियोटिक में इसका निर्माण किस में होता है? केंद्रक द्रव्य में। ठीक है। नेक्स्ट है अपना एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए या संवाहक या दूत आरएनए। इसके नाम है संवाहक और दूत आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए। ठीक है। अब ये सबसे कम स्थायी होगा और कम मात्रा में ही मिलेगा, परंतु इसमें सबसे अधिक विभिन्नताएं पाई जाएगी। सबसे कम मिलेगा लेकिन विभिन्न विभिन्न मिलेगा, यानी कि बहुत सारी क्या मिलेगी इसमें? विभिन्नताएं। और एमआरएनए पर ही कौन उपस्थित होते हैं? आनुवंशिक कूट। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ ले आनुवंशिक कूट किस आरएनए पर उपस्थित होते हैं। और आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और एसएनआरएनए अगर ऑप्शन दे दे तो क्या हो जाएगा अपना आंसर? एमआरएनए। क्या हो जाएगा अपना आंसर? एमआरएनए। और जो अमीनो अम्लों का आगे चलकर क्या करते हैं? कूट लेखन। तो ये है अपने आरआरएनए और एमआरएनए। अब आता है नेक्स्ट टीआरएनए। टीआरएनए का मतलब क्या है? ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए। नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसी न किसी का तो क्या करेगा? ट्रांसफर, यानी कि क्या करेगा? ये स्थानांतरण। ठीक है। और ये अमीनो अम्लों का स्थानांतरण करता है। किसका? अमीनो अम्लों का। ये उसको लेकर जाता है राइबोसोम पर। ठीक है। अब इसकी क्या विशेषता है भाई? सबसे छोटा आरएनए होता है और केवल कितने न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बना होता है? 70 से 80। केवल कितने न्यूक्लियोटाइडों से बना है? 70 से 80 न्यूक्लियोटाइड। वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर बुक का है, पूछ सकते हैं। फिर है इसे क्या कहते हैं? घुलनशील आरएनए या सॉल्यूबल आरएनए भी कहते हैं। किसको? टीआरएनए को। टीआरएनए को और किस नाम से जाना जाता है? घुलनशील आरएनए। ठीक है। और टीआरएनए पर ही अमीनो अम्ल जुड़ते हैं, और ये टीआरएनए अमीनो अम्लों को प्रोटीन संश्लेषण के लिए किस पर स्थानांतरित करता है? राइबोसोम पर। टीआरएनए पर ही तो अमीनो अम्ल जुड़ेंगे, और ये टीआरएनए ही आगे चल के उन अमीनो अम्लों को उठाकर किस पर उसको स्थानांतरित कर देगा? राइबोसोम पर। तो टीआरएनए का काम क्या है? बेसिकली ऐसे खड़ा रहेगा और इस पर आकर अमीनो अम्ल जुड़ जाएंगे, और ये अमीनो अम्लों को उठाकर ट्रांसफर कर देगा किस पर? राइबोसोम पर। किस पर? राइबोसोम पर। अब है वेरी इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है, टीआरएनए की संरचना। टीआरएनए की संरचना क्या होती है? सवाल तो यहां से बनता है भाई, इसको हम 2D में देखें और 3D में देखें। 2 डायमेंशनल यानी कि द्विविमीय। द्विविमीय 2D का मतलब क्या होता है भाई? द्विविमीय। और 3D का मतलब होता है त्रिविमीय, यानी कि 3 विमाओं से देखो और 2 विमाओं से देखो। तो 3D में देखने का मतलब क्या है कि ये जो मार्कर है वो आपको ऐसे चारों तरफ से अगर दिख रहा है तो ये क्या है भाई? 3D में। ठीक है। यानी कि अपन इसको सारे ओर से देख पा रहे हैं, इधर से, ठीक है, इधर से और इधर से भी। तो ये क्या होगी? 1 2 और, ठीक है, ऐसे। तो ये हो गई 3 डायमेंशनल। लेकिन अगर मैं इसको खाली ऐसे दिखाऊं और या फिर खाली मैं अगर ऐसे दिखाऊं तो ये क्या हो जाएगा भाई? 2D। तो 2D में अगर हम टीआरएनए को देखें तो ये कैसी दिखती है भाई? तिपतिया घास की पत्ती के जैसी। ठीक है। यानी कि क्लोवर लीफ, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्लोवर लीफ के आकार की दिखेगी। ठीक है। और 3D में अगर हम देखें तो दिखता है उल्टे एल के आकार की दिखाई देती है। तो टीआरएनए की संरचना कैसी दिखती है? 2D में तो क्लोवर लीफ के जैसी, और 3D में उल्टे एल के आकार की। अब एक्चुअल में इसकी संरचना में होता क्या है? तो टीआरएनए में एक प्रतिप्रकूट फंडा होता है, और जिसमें आनुवंशिक कूट के पूरक क्षार मिलते हैं। ये रहा, देखिए, ये अगर आपको यहाँ पर अगर फ्रेम में नहीं दिख रहा हो तो ये जो नीचे वाला जो फंदा है ये क्या है? प्रतिप्रकूट फंदा या सिरा। ठीक है। यानी कि एंटीकोडॉन फंदा या एंटीकोडॉन सिरा। और इसमें क्या मिलेंगे भाई? आनुवंशिक कूट के पूरक सार मिलेंगे। और टीआरएनए में एक अमीनो अम्ल को स्वीकार करने वाला सिरा होता है। ये वाला ऊपर वाला जो सिरा है वो क्या है भाई? स्वीकार्य सिरा या कूट सिरा। और इस पर क्या मिलेंगे? इसी पर अमीनो अम्ल आकर जुड़ेंगे। ठीक है। तो ये एक तो है प्रतिप्रकूट फंदा, और एक होता है कूट फंदा या कूट सिरा। ठीक है। और इस पर ये स्वीकार्य सिरा भी कहते हैं। और अमीनो अम्ल आकर किस पर जुड़ते हैं? हमेशा कूट सिरे पर ही
जुड़ते हैं, ठीक है। और अगर हम इसमें एक नोट लिखें, नोट क्या है कि प्रारंभिक कूट के लिए विशेष टीआरएनए होते हैं, विशेष टीआरएनए होते हैं। और जबकि समापन कूट या स्टॉप कोडॉन के लिए, समापन कूट के लिए कोई टीआरएनए नहीं होता है, कोई टीआरएनए नहीं होता है। यानी कि प्रारंभ कूट का मतलब क्या है, स्टार्ट कोडॉन, और कौन सा होता है, एयूजी। कौन सा होता है, एयूजी। तो उसके लिए तो विशेष टीआरएनए होंगे, लेकिन समापन कूट के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता है। यानी कि उनको ना तो ये अपने पे जोड़ेगा और ना कोई बात, ठीक है। यानी कि टीआरएनए है वो केवल किसके लिए हैं, स्टॉप कोडॉन के अलावा सभी अमीनो अम्लों के लिए, ठीक है। सॉरी, स्टॉप कोडॉन के अलावा सभी कोडॉन्स के लिए, ओके। अब इसका एक अगर हम एग्जांपल लें कि जो मान लो कि 5' से 3' AUG CUG GUA, अगर ये अगर कोई एक mRNA का सीक्वेंस है, ये क्या है, एक mRNA का सीक्वेंस, तो इस पर tRNA क्या करेगा, tRNA में जो एंटी कोडॉन फंदा होता है, यानी कि जो प्रतिप्रकूट सिरा होता है या प्रतिप्रकूट फंदा होता है, वो क्या बनाएगा, इसके विपरीत क्षार। क्या बनाएगा, इसके विपरीत क्षार, यानी कि एंटी क्षार। तो क्या होगा, 3' to 5'। तो ये काम कौन करेगा, टीआरएनए। ए का उल्टा यू, यू का उल्टा ए, जी का उल्टा सी, सी का जी, यू का ए, सी ए और यू। तो ये जो सीक्वेंस है वो कौन बनाएगा, टीआरएनए, क्योंकि इसके पास में कौन है भाई, प्रतिप्रकूट फंदा। कौन है, प्रतिप्रकूट फंदा। तो ये काम किसका हो गया भाई, टीआरएनए का। एक और बनता है, 4 नंबर है जो एसएनआरएनए। एसएनआरएनए, अब ये क्या करता है, ये संबंधन प्रक्रिया में भाग लेता है। कौन सी प्रक्रिया में, संबंधन प्रक्रिया। संबंधन प्रक्रिया में भाग लेता है, इसकी यही एक विशेषता दी हुई है अपने पास में। संबंधन प्रक्रिया हमने कहाँ देखी थी, स्प्लाइसिंग। संबंधन प्रक्रिया का मतलब क्या है, स्प्लाइसिंग। और स्प्लाइसिंग हमने कहाँ पढ़ा था, तीसरा चरण। याद हो अगर आपको, आरएनए प्रसंस्करण का तीसरा चरण क्या कहलाता है, संबंधन। तो संबंधन में क्या होता था भाई, व्यक्तिक आके जुड़ जाते थे और अव्यक्तिक हैं वो हट जाते हैं, यानी कि इंट्रॉन्स हट जाते थे और एक्सॉन्स आकर जुड़ जाते थे आगे प्रोटीन निर्माण के लिए। तो वहाँ पर कौन सा आरएनए काम आता है भाई, एसएनआरएनए। तो ये अपन ने चारों आरएनए पढ़ लिए, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए और एसएनआरएनए, ठीक है। और टीआरएनए की स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, 2 ही चीज़ें पढ़नी है, कूट सिरा और प्रतिकूट सिरा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।